चलिए, हमने एबीसीडी वाल पर फोर्स निकालना सीख लिया है कि कोई भी जो फ्लूइड होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है, वो दीवारों पर कैसे बल लगाता है, वो बल हमने निकाल लिया था। और उस बल के कारण अब इसके ऊपर एक टॉर्क, एक आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण, जिसकी वजह से कि घूमने की प्रवृत्ति होगी। भाई आप किसी डब्बे में पानी भरते हो तो उसकी दीवारों पर प्रेशर तो पड़ ही रहा है, बल लग रहा है, बल के कारण वो बाहर भी गिर सकता है, टूट भी सकते हैं दीवारें। क्यों टूट सकते हैं? क्योंकि उनका आघूर्ण ऐसे घुमा देगा उन दीवारों को, जैसे दीवारें हैं तो ऐसे घुमा देगा। तो बांध के अंदर भी इस चीज़ों की कैलकुलेशन की जाती है कि जो पानी का प्रेशर से बल लग रहा है, क्या उस बल का आघूर्ण इतना ज़्यादा है कि वो दीवारों को तोड़ देगा बांध के, तो वो कैलकुलेशन की जाती है। तो वो कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। तो वही सेम कैलकुलेशन जिस तरीके से हम डब्बे में कर रहे हैं, बॉक्स में कर रहे हैं, पानी की दीवारों पर कर रहे हैं, बांध में भी की जाती है। तो हम उसका बल का आघूर्ण निकाल रहे हैं। किसी की भी परितः पूछ सकता है वो कि भाई किसके परितः निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके परितः पूछ रहे हैं कि भाई इसके परितः, ए बी के परितः। सोचो बल ज़्यादा बल लगने लगेगा तो इस दीवार को तोड़ देगा तो इस दीवार को ऐसे दीवार है ये वाली, इस दीवार को ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, या फिर नीचे से निकल जाएगी, नीचे से घूम सकती है, ज़्यादा पानी प्रेशर जहाँ पड़ेगा तो उसको तोड़ सकता है, अगर ये दीवार पर जितना फोर्स यहाँ जॉइंट से मिल रहा है वो इसका सफिशिएंट या नहीं है। तो यहाँ पर बल तो मान लो ऐसे लग रहा है, ये हमने बल निकाल लिया इसका, इधर डीएफ बल लग रहा है ना, हमने वो बल निकाला। मैं इसके परितः निकाल रहा हूँ आघूर्ण। तो बल और इसकी लंबवत दूरी कितनी लेंगे? इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी बेटे h माइनस वाई, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद करा दूं, टॉर्क बराबर होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, है ना, मतलब आर क्रॉस एफ होता है, तो आर क्रॉस एफ से आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो एफ तो आपके पास डी एफ हो गया, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस वाई। तो किसके अबाउट आएगा ये? ए बी के अबाउट, टॉर्क अबाउट ए बी। तो ए बी के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, हो सकता है सी डी के अबाउट भी निकाल सकते हैं, सी डी के अबाउट निकाल सकते हैं, वो तो अलग चीज है। खैर अभी मेरे को एक तो फोर्स चाहिए डी एफ और h माइनस वाई, एक छोटा सा टॉर्क आ गया, इसको इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि सारे टॉर्क एक ही दिशा में होंगे, सारे टॉर्क एक ही दिशा में होंगे तो सबको जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो डी एफ क्या आया था भाई? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना? रो जी एच, एच कितना है यहाँ से इस पट्टी पर देख रहे, वाई दूरी पे निकाल रहे, ये बी है, ये बेटे डी वाई है, तो रो जी वाई ये आ गया, है ना, ये तो प्रेशर इंटू एरिया, बी इंटू डी वाई और h माइनस वाई, दिस इज द आर परपेंडिकुलर, आर लंबवत। तो बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा रो जी बी। और अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, टोटल टॉर्क आ जाएगा रो जी बी, जीरो से h लिमिट ले लो, है ना, y बराबर 0 और y बराबर h, तो क्या आ जाएगा h वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई की पावर 3/3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटे 0 से h। और देखो रो जी बी, यहाँ पर हम h रखेंगे तो h क्यूब बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3, और सोल्व करने पर आ जाएगा रो जी बी h क्यूब बाई 6 आ जाएगा नीचे। दिस इज द टॉर्क अबाउट ए बी, ए बी के अबाउट टॉर्क ये आ गया, ठीक है। तो ये कितनी डेंसिटी का लिक्विड है, कितना जी है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी ऊंचाई है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि टॉर्क कितना लग रहा है। फिर दीवार के कारण कितना, उसने वेट के कारण, अपना दीवार ने अपने वेट के कारण टॉर्क रोक के रखा हुआ है उसको दीवार ने, तो वो पता लग जाएगा कि ज़्यादा है कम। अगर दीवार का टॉर्क ज़्यादा होगा जितने में उसने रोका हुआ है, तो मतलब दीवार उसके पानी के टॉर्क से बचा के रखेगी दीवार को, और अगर दीवार का टॉर्क कम पड़ा, पानी का टॉर्क ज़्यादा पड़ा, तो उसका मतलब टूट जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है ना। अच्छा, हमने इसको इस तरह से किया, आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट मेथड, है ना। अगर वो कहे कि भाई नहीं मेरे को तो जो है सी डी के अबाउट निकाल लो, सी डी के अबाउट, टॉर्क अबाउट सी डी, तो इसके अबाउट निकाल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स और लंबवत दूरी हो जाएगी वाई, फोर्स लंबवत दूरी वाई हो जाएगी, तो ये अबाउट सी डी हो जाएगा। तो अबाउट सी डी क्या होगा भाई? अबाउट सी डी हो जाएगा रो जी वाई बी डी वाई, ये तो फोर्स हो गया, इंटू लंबवत दूरी कितनी? वाई, ये अपनी आर परपेंडिकुलर होगी, इंटीग्रेशन कर दिया, रो जी बी वाई स्क्वायर 0 से h डी वाई।
अगर इसके अलग अलग एक्सिस के अबाउट तो अलग अलग होता है ना टॉर्क, तो अलग अलग एक्सिस का अबाउट अलग अलग लिख देंगे, रो जी बी एच आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 से h, और बेटे आ गया रो जी बी एच क्यूब बाई 3। तो ये ध्यान रखने वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका किसके अबाउट आया, सी डी के अबाउट, ये आपका किसके अबाउट आया, ए बी के अबाउट। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट भाई हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ तोड़ के निकल जाए, है उसके ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने किस दो एक्सिस के अबाउट निकाला, इसके अबाउट निकाल लिया या तो या इसके अबाउट, यानी कि फ्री सरफेस इसको बोल सकते हैं कि जो ऊपर का सरफेस है ना, ऊपर का पृष्ठ जो होगा, सरफेस जो होगा की लाइन के पृष्ठ की रेखा सी डी के परित है, सी डी के परित है। ओके, अच्छा अब आप ये भी सोच सकते हो कि भाई हमने तो जो फोर्स निकाला था वो तो हमने यहां से भी निकाल सकते हैं, आप सोच सकते हो कि हम यहां से माने वाई को, ऐसे भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों केस करे थे फोर्स में, ऊपर से मान लो चाहे नीचे से मान लो, आपकी मर्जी है ना। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की जाए नीचे से मान के करो तो नीचे से मान के भी कर सकते हैं, उसमें कोई आंसर में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ना। कहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ऊपर से माने वाई नीचे से माने, आपकी मर्जी। चलो मैं एक इसी को ले लेता हूँ इसी को नीचे से निकाल लेता हूँ। चलिए डायग्राम में क्या चेंज किया, ध्यान दें, मैंने वाई यहां से मान लिया, अगर यहां से मान लिया तो टॉर्क अबाउट ए बी, अगर ए बी का अबाउट निकालो तो आंसर तो ये आना चाहिए भाई, अपनी एक्सिस का अबाउट टॉर्क तो उतना आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे भाई, अब फोर्स लिखेंगे डी एफ, डी एफ क्या होगा, रो जी, ये हाइट लेंगे इतने वाली, ये हाइट कितनी होगी एच माइनस वाई, रो जी एच माइनस वाई, और बी इंटू डी वाई, ये एरिया हो गया, ये प्रेशर हो गया, और इनटू लंबवत दूरी, इस बल की लंबवत दूरी है वाई, इस बल की लंबवत दूरी है वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। लो जी सॉल्व करो, कितना आ जाएगा भाई, रो जी बी एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, लो वही नहीं आ गया, लो जी लो क्या बैठा, रो जी बी एच क्यूब बाई 6, सॉल्व कर लेंगे वही आएगा, है ना भाई। इसका ही तो इंटीग्रेशन बना, ये तो इंटीग्रेशन बन गया सेम, देखो, तो इसका मतलब आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती, बस एक्सिस अपनी हुई है। अगर आप कहोगे सर मैं तो इसके हिसाब से सी डी के अबाउट निकालूंगा, तो उसके अबाउट निकाल लो, तो सी डी के अबाउट निकालना अगर, तो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें 3 आना चाहिए नीचे, उसमें 3 आता है, ध्यान रखिए, इसके अबाउट निकालेंगे तो 3 आता है, इसके अबाउट निकालेंगे तो 6 आता है। लो जी इसके अबाउट निकाल लो, क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 3। तो क्या कैसे लिखेंगे, ये सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ भी, कंफ्यूजन नहीं करना कि किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लो फोर्स लिखना अबाउट सी डी, तो रो जी एच माइनस वाई डी बी डी वाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी एच माइनस वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच माइनस वाई, किसके अबाउट, सी डी के अबाउट। जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, रो जी बी इंटीग्रेशन एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई 0 से एच, या इंटीग्रेशन करा कितना आएगा, रो जी बी इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटे, कितना बैठेगा, एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एच माइनस वाई की पावर 3 अपॉन 3, और एक नीचे इंटीग्रेशन में आएगा -1, लिमिट लगा देंगे 0 से h, ठीक है, 0 से h लगा दी, तो रो जी बी h रखेंगे तो क्या आएगा 0, h रखने पर तो 0 आ जाएगा, अब जब h रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक, और 0 रखेंगे तो माइनस के h/3 का h क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो h क्यूब आएगा वही माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा, रो जी बी h क्यूब बाई 3, तो इसमें 3 आता है जब हम सी डी के अबाउट ले रहे, ऊपर वाले सरफेस के पृष्ठ की लाइन के अबाउट ले रहे,
तब 3 आता है, और अगर इसके अबाउट ले रहे हो तो 6 आता है। तो कैसे भी निकाल लो, मैंने कई तरीके से सिर्फ ये बताने के लिए किया कि भैया कंफ्यूज नहीं करना है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन आनी चाहिए, कंपोनेंट लेना आना चाहिए, सही से प्रेशर लिखना आना चाहिए, फोर्स लिखना आना चाहिए, तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट अब आपको एक कैलकुलेशन रटनी की नहीं, बस सिर्फ रिजल्ट रटे। क्या रटना कि भाई टॉर्क अबाउट ए बी तो रोजी h/6 होता है, रोजी बी h3/6, और इसके अबाउट होता है रोजी बी h3/3। बस ये 2 रिजल्ट रटो टॉर्क का, और इससे ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली नहीं है टॉर्क में। ओके, चलिए अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास बल आया है दीवार पर, जो इस दीवार पे टोटल बल आता है, मान लीजिएगा टोटल बल ये आया F, टोटल बल ये आया है ना, तो ये टोटल बल का केंद्र क्या है, कहां पर लग रहा है। तो अगर ये बल सब बराबर होते, छोटे छोटे से जो बल लग रहे हैं, अगर प्रेशर सेम होता है, तो फिर तो क्या हो, जैसे हम सरफेस की बात करें, सरफेस के बिंदु पर, पृष्ठ के बिंदु पर क्या करते हैं, जमीन वाले पे तो दाब समान है, तो बल का जो केंद्र है बिल्कुल सेंटर पे होता है। लेकिन जब दीवार ऐसे है, दीवार ऐसे है तो बिल्कुल गहराई पे जाता है प्रेशर, फिर प्रेशर कम होते जाता है तो बल भी कम होते जाते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल बल का जो केंद्र है वो बीच में नहीं रहेगा, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो टोटल बल का बिंदु वो कौन सा है वो निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा वो टोटल बल का बिंदु से हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्यों, बल का केंद्र बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अगर वो निकालना है तो सोचो कैसे निकाल सकते हैं। हमें बल का टॉर्क निकालना आता है, तो टॉर्क बैलेंस कर रखा है इसने, तो इतना टॉर्क उसका निकलना चाहिए। तो मान लो ये टोटल बल यहाँ लग रहा, तो चाहो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ उस दूरी को, चाहो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, मान लो ये दूरी निकाल रहा हूँ, तो ये आगे कितनी, मान लो ये x है, कितनी x, कितनी मान ली, x मान ली। तो इस बल का टॉर्क क्या होगा, F इंटू एक्स, एफ ही तो होगा ना। ये किसके कारण है, ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड के कारण है बल इसके। और ये क्या आया, टॉर्क, टॉर्क क्या आता होता है इस पे लिक्विड के कारण, वो होता है रो जी बी h³/। अब ये टॉर्क लिक्विड के कारण लिख रहे तो किसके अबाउट लिखा है, ये लिखा सी डी के कारण, अबाउट सी डी। अगर सी डी के अबाउट लिख रहे तो ये वाला भी टॉर्क सी डी के अबाउट, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर ये होता अपना ए बी के अबाउट तो यहाँ 6 आता। फिर नीचे से लेते दूरी, लेते कि नहीं नीचे से, तो यहां से F इंटू एक्स बराबर रो जी बी h³/3, और F की वैल्यू पता है कितनी होती है, रो जी बी h²/2 इंटू एक्स। लो जी, रो जी बी से रो जी बी गया, h² से ये गया, और जी x बराबर आ गया 2h/3, x बराबर आया 2h/3, यानी कि ऊपर से 2h/3 पर, यानी कि फोर्स कहीं यहां काम कर रहा होगा। तो ये कहां से आया, ऊपर के पृष्ठ से, और ए बी से कितना, h-x दूरी पर बैठेगा, तो h-2h/3, तो ये h/3 आ गया। तो कहीं से भी निकाल लो, मर्जी है, आप वाला टॉर्क लोगे 6 वाला, तो यहां पर भी फिर अपने को ये आंसर कहां से आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, वो वाला आएगा। फिर ए बी से निकालोगे तो टॉर्क ए बी का लिखोगे, तो जो आंसर एक्स आएगा वो नीचे से आएगा, फिर वो अपना h/3 का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो यानी कि सेंटर पे काम नहीं करता, कहां पे काम करता है, दीवार के नीचे से 1/3 पर या ऊपर से 2/3 पर। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब इसके ऊपर, फोर्स के ऊपर और टॉर्क जो हमने पढ़ा है अभी। तो इस पे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई आपको पास एक जो टैंक है जिसकी हाइट 2.5 मीटर है, और ये आधार है 2 मीटर का, जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर वाला है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 मीटर वाला है, 2 ये है, 2 इधर से है। ठीक, तो 2 यानी कि इसका क्षेत्रफल 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा है कि इस दीवार पे कितना बल लग रहा और इधर कितना बल लग रहा, तो ये F1 और ये F2, ये दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब F1 निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, F1 निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, mg तो है, इसका पानी का वेट ही तो है भाई, पानी का वेट ही तो बोलोगे, या तो आप कहोगे कि पानी mg कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर कितना, रो जी एच इंटू एरिया कितना है, जितना भी यहाँ पे आएगा ये वाला एरिया, 2 × 2, एक ही बात है, 2 × 2 करेंगे, रो जी एच इंटू ए इंटू एच क्या बनाया, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन गया, मास, मास इंटू जी, mg आ गया। तो सिंपल सी बात है कि भाई F1 में तो कुछ भी नहीं करना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 10⁻³
10, ऊंचाई 2.5, एरिया 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, है ना। 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, 10 की घात 2 और 3 5, 10 की पावर, एक बार चेक कर लो, 2 दूनी 4 आ गया और भाई 25 चौका 100 आ गया, 2 और 3 5, ठीक है। तो इतना न्यूटन का फोर्स तो लगा इधर, कौन सी दीवार पर आए, बेस पर, आधार पर। और अगर हम बात करते हैं F2 की, F2 कैसे निकालेंगे भाई दीवार पर, हमने पढ़ा है कि वर्टिकल दीवार पर फॉर्मूला होता है रो जी बी एच क्यूब एच स्क्वायर बाई 2, तो रो जी बी, रो 10 की घात 3, जी 10, बी क्या होता है, बी होता था बेटे बेस, ये वाली, ये 2, ये ए होता था, ये बी होता था, है ना, तो बी होता था 2 और एच हो गया 2.5 का स्क्वायर बाई 2, ये गया 25 का स्क्वायर 625, तो 6.25, 10 की पावर कितनी आ गई, 4 न्यूटन, ये आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई F2 को निकालने के लिए एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ वॉल, जितने पे निकालना, तो जीरो, ऊपर तो जीरो प्रेशर यहाँ पे लिक्विड के कारण, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, रो जी एच बाई 2, ये तो आ गया प्रेशर, एरिया कितना 2 इंटू 2, तो क्या बन गया, 1 2 से 2 काट दो, रो 10 आ गया, ये कितना आ गया, ये जी आ गया, रो जी के वैल्यू 10, एच के वैल्यू 2.5, एरिया ऑफ वॉल ये बैठेगा 2 इंटू 2.5, ये कट गया भाई। इसका तो एरिया निकालोगे ना दीवार का, दीवार का एरिया तो ये होगा, तो ये तो 2 है, ये 2.5 है, तो ये एरिया निकालोगे ना दीवार का, तो 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 करेंगे उड़ जाएगा, तो ये बना 2.5, तो ये इंटू 2.5 ये, तो आ गया कितना 6.25, 10 की पावर 4 न्यूटन। तो आप चाहे एवरेज प्रेशर वाला लगाओ, लेकिन ये बेस्ट है, इसमें आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना में समझदारी है ना। तो ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब भी निकालना हो किसी बल का भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ही है, क्षैतिजी है, लेकिन कभी कभी दीवार टेढ़ी भी हो सकती है, उसकी बात करेंगे बाद में, तो उस समय हमें यही काम आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दीवारों पर वही बल और टॉर्क की गणना करनी है, लेकिन क्या वो लिक्विड अलग अलग डेंसिटी के हो सकते हैं। यस, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा, इसलिए तरीका आपने सीख लिया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। पहले तो आपसे सवाल में पूछा है कि हमें रो 2 रो 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड भरे, एक मान लो एक वाटर ही है और दूसरा कोई लिक्विड है ना, दूसरा कोई लिक्विड है, तो ये 5 दे रखी, ये 5 दे रखी, और इसका जो बेस है वो 10 दिया हुआ है, 10 की जो बेस की जो चौड़ाई है वो 10 दी हुई है ना। तो आपसे जो इसकी चौड़ाई दे रखी, यानी कि यहाँ से ये वाली जो चौड़ाई है इसकी, ये बी है ना, ये बी दे रखी 10, आपसे पूछा है कि ए बी सी पर प्रेशर, ए बी और बी सी पर बल, और बल का वो केंद्र भी कहाँ काम कर रहा होगा, है ना। तो चलिए पी ए तो लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, ए पार्ट की बात करते हैं। ए पर तो यहाँ पर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा लिक्विड के कारण, तो और बाहर का प्रेशर हमने 0 माना तो 0 लिखेंगे। पी बी, बी पे प्रेशर कितना, रो जी एच 1, रो जी एच 1, तो ये लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू जी कितना भाई 10, H1 कितना 5 मीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल, ये आ गया रोजी H1। और PB कितना, क्या रोजी H1 प्लस 2 रोजी H2, भाई ये आ गया रोजी H1 कितना 5, 2 रोजी H2 कितना भी 5 है। ये तो लिखना आता ही है हमें, 2 अलग अलग लिक्विड के कारण। अगर मुझे कहाँ पे दीवार निकालना, बी पे निकाल ले, सी पे निकाल ले, तो उसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, दोनों को जोड़ दे, 2 पंजे 10 और 5 15, 15 रोजी है ना, 15 रोजी 15, 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 4, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। तो ये हमारे पास फर्स्ट डे में सभी दाब की गणना हो गई है। अब हमें बात करनी है ए बी के बल की।
तो पहले थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ए बी कर यहाँ पे कितना बल लग रहा होगा, मान लो एफ ए बी है ये, इस पे कितना लग रहा होगा एफ बी सी, और कुल कितना लग रहा होगा दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। तो एफ ए बी में निकालने में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि फॉर्मूला पता हमें, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, एच की जगह H1 आ जाएगा बस। तो 10 की पावर 3 10, बी की वैल्यू भी 10 दे रखी, देखो H1 कितना है 5 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया 25, 25 का आधा करेंगे 12.5, तो 12.5 इंटू 10 की पावर 4 है ना, या 1.25 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। दिस इज फोर्स ए बी, यह आ गया। अब जब बी सी की बात करेंगे ना, एफ बी सी, तो ध्यान दें एफ बी सी का इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एफ बी सी पर अब ऊपर लिक्विड आ गया, अब वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रेशर है बी के कारण। जब हम एफ बी सी की बात करेंगे तो प्रेशर लिखना पड़ेगा और प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारा काम आसान होगा, है ना। चलो जी, अब कैसे लिखेंगे भाई, जो यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर एफ बी सी। तो देखिए बी सी पर फोर्स निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक का एरिया और इस पर यहां एवरेज प्रेशर। तो क्या मैं ये लगा सकता हूं एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, ये थोड़ा सा आसान रहेगा। तो एवरेज प्रेशर मतलब बी पे प्रेशर और सी पे प्रेशर का एवरेज इनटू एरिया कितना बी इंटू H2, ये रो जी H1 है, और पीसी कितना आता है रो जी H1 प्लस 2 रो जी H2 डिवाइड बाय 2 इंटू BH2, कितना जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रो जी बी H2 इंटू H1 प्लस H2, और यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 10 की पावर 3, ये 10, ये बी भी 10, H2 की वैल्यू 5, और ये 5 प्लस 5 ये 10 हो जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आया 5 इंटू 10 की पावर 3 4 5 6, ये BC पर फोर्स आ गया। BC पे फोर्स आ गया, यानी कि हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही आ गया। अब बात करते हैं बल का केंद्र ज्ञात करने की, हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। कुल बल कितना आ जाएगा, नेट बल एफ ए बी प्लस एफ बी सी, क्योंकि एक ही दिशा में है दोनों, तो कुल बल तो यह आ जाएगा ना भाई। कुल बल पूछ ले जाएगा तो कितना लिखोगे 1.25 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 6, तो 6.25 10 की पावर 6 न्यूटन। कुल बल अगर पूछ ले जाए तो ये लिख देंगे, ओके। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, कुल बल का टॉर्क चाहिए हमें। तो टॉर्क अगर निकालना तो मान लीजिएगा एफ नेट है, तो क्या लिखेंगे एफ नेट, मान लीजिएगा कुल मिलाकर के इनका जो बल है, दोनों का रिजल्टेंट बल कहीं भी काम कर रहा है ना। मान लीजिएगा कहीं यहाँ पे काम कर रहा है, मान लो ये लग रहा है एफ नेट, तो ये दूरी कितनी है ये निकालनी, ये दूरी मान लीजिएगा x है, तो ये x निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है कितनी इंटू x। तो क्या होगा टॉर्क किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट, टॉर्क अबाउट ए, यहां पे भी अबाउट, ये भी किसके अबाउट है ए के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट ए लिखना पड़ेगा। अब ये तो अपने को पता है एफ नेट तो कितना 6.25 10 की पावर 6 इंटू एक्स, लेकिन ये ए के अबाउट टॉर्क निकालना, तो टॉर्क ऑफ किसका ए बी का टॉर्क निकालना पड़ेंगे। तो नेट टॉर्क निकालते हैं, नेट टॉर्क अबाउट ए के अबाउट टोटल टॉर्क निकालेंगे। जब हम ए के अबाउट नेट टॉर्क निकालेंगे, नेट आघूर्ण निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, पहले तो इसका लिखेंगे ए बी का,
तो वो तो आपको पता है भाई, इस वाले पे कैसे लिखते हैं, रो जी बी एच 1 स्क्वायर क्यूब बाई 3, क्योंकि इसके अबाउट ले रहे, इसके अबाउट ले रहे तो 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेने पर कितना आएगा, 10 की पावर 3, 10 10 और यहाँ पे भी एच वाली की 5, तो 5 का क्यूब बाई 3 कितना आ गया, 125, 125 आएगा और 3 4 5, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 7 बाई 3 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क ऑफ ए बी अबाउट ए बी फोर्स का, जो एफ ए बी था उसका भी टॉर्क आ गया। अब बीसी टॉर्क का चाहिएगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई बीसी का टॉर्क निकालने से पहले, ये तो हमने तब निकाला जब ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ तो ऊपर बैठा हुआ है। तो अब हमें थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। अकल कैसे लगानी पड़ेगी, मान लीजिएगा ये सरफेस था, ये H1 है, ये H2 है, ये H1 है और ये H2 है। तो यहां से जाओ Y पे जा करके एक एलिमेंट लो, छोटा सा एक फोर्स लो DF इंटू वाई कर दो, उसका टॉर्क निकलेगा, वही टॉर्क हमारा मेन टॉर्क होगा। और ये DF कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पर प्रेशर लिखेंगे, इस पॉइंट पर प्रेशर लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा वो प्रेशर को, यहाँ पे आप Y से जाकर इस पे प्रेशर इंटू, और ये B है और ये dy है, दिस इज dy। तो ये एरिया आ जाएगा, एरिया इंटू प्रेशर क्या होगा, बल, बल से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस y को, तो क्या आ जाएगा, इसका टॉर्क आ जाएगा A के अबाउट। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, समझ रहे। हमने ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली दीवार हमने ऐसे दिखा दी वहां पे, क्लियर। अभी टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए DF चाहिए, DF का मतलब ये फोर्स चाहिए, और ये फोर्स कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स कैसे लिखोगे, प्रेशर इंटू एरिया से लिखोगे। तो यहाँ पे प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, क्या यहाँ पर प्रेशर लिखने के लिए ये हाइट तो पता है H1, लेकिन ये कितनी होगी हाइट, ये हाइट होगी HY माइनस H1, ये तो यही होगी y माइनस H1 ही, ठीक है। तो देखिए हमें टॉर्क निकालना है BC वाले सरफेस पर, तो BC वाले सरफेस पर ये फोर्स हमने ले लिया DF, DF जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, रो जी H1 प्लस 2 रो जी y माइनस H1, ये तो होगा DF, ये तो होगा प्रेशर इंटू B dy और इंटू y, ये बन गया टॉर्क। ये हमने प्रेशर लिखा इतने हिस्से पर, और यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया करके फोर्स निकाला, और फोर्स को टॉर्क के साथ R परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज R परपेंडिकुलर, दिस इज DF। कोई मुश्किल काम नहीं है अगर लिखना आता है तो, बस बाकी तो मैथ है, कैलकुलेशन है, कर लेंगे। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो रो जी H1 2 रो जी y माइनस 2 रो जी H1, तो क्या बचेगा, 2 रो जी y और माइनस रो जी H1। अच्छा B भी है बाहर और y भी है, तो ये y स्क्वायर, ये y और b को बाहर ही रख लो, और dy। लिमिट कहां से कहां तक, H1 से H1 प्लस H2 तक, क्योंकि हमें केवल इतना ऐसा चाहिए, तो ये H1 से लेके H1 प्लस H2 हो गया, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखो तो रो जी बी और y स्क्वायर का जाएगा y क्यूब बाई 3, और यहां से रो जी कॉमन आ चुका है, और ये हो जाएगा H1 y क्यूब बाई 3, और बेटे H1 से लेके H1 प्लस H2 तक। जब आप इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, मेथड मैंने आपको बता ही दिया, ये फोर्स ये यहां पर इतनी लिमिट रखेंगे। H1 और H2 की वैल्यू पता आपको कितनी है, H1 कितना है 5, ये कितना है H1 प्लस H2 10, तो 5 से लेकर 10 तक की लिमिट रख लेने के बाद y की जगह, H1 तो पता ही 5 है, जब हम y की जगह सारी वैल्यूज रख लेंगे और इनकी वैल्यू भी रख लेंगे, तो हमारे पास आएगा ये 1.875 इंटू 10 की पावर 7/3 न्यूटन मीटर। इतना फोर्स आ जाएगा आफ्टर सोल्विंग टॉर्क। इसे सोल्व करने पर इतना टॉर्क आ गया, लेकिन क्या है टोटल टॉर्क तो केवल BC पर है,
ए बी पर भी निकाल दिया, टोटल टॉर्क निकालो। टोटल टॉर्क को यहां रखना, फिर टोटल टॉर्क को यहां रखो, तो टॉर्क नेट, टोटल टॉर्क अबाउट ए, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, टॉर्क ऑफ ए बी प्लस टॉर्क ऑफ बी सी, दोनों फोर्स का टॉर्क जोड़ेंगे, और जब इन्हें जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 13.125 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 3, दोनों को जोड़ दिया, अरे भाई इसको और इसको जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, कर लेंगे, टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन आप करते रहेंगे, लेकिन ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहां रखो इन वैल्यूज को, 6.25 10 की पावर 6 इंटू एक्स, टोटल टॉर्क कितना 13.125 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 3। अब देखो इससे तो कट गई सारी 6 तो, है ना। अब इसमें अगर देखो बहुत ध्यान से, तो ये वाला इससे काटो, कितनी बार जाएगा, तो यहां से एक 10 बचा, तो यहां से 10 बचा, तो आया 131.25 डिवाइड बाई 6.25, इससे 6 से काटेंगे तो इससे लगभग ये कट जाएगा 21 टाइम्स, है ना, और 3 7 जा यानी कि 7 मीटर, तो x की वैल्यू 7 मीटर आई, तो एफ नेट ऊपर से 7 मीटर की गहराई पर कार्य करेगा, इतने पर काम करेगा ये वाली x, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन पूरी पीएचडी है, रिसर्च है पूरी, अच्छा यार ऐसा टॉर्क लिखना, ऐसा फोर्स लिखना जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ में आ जाए आपको, प्रेशर व्रेशर लिखना, फोर्स लिखना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि जैसे हमने दीवारों पर बल निकाला, टॉर्क निकाला, वो चीज़ बात कर रहे हैं हमने, तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई बल की जो बात हमने ऊर्ध्वाधर दीवारों पे की, अगर दीवारें तिरछी हों, अगर दीवारें तिरछी हों तो बल कितना होगा, तब उस पर बल कैसे लगेगा, है ना। दीवारें तिरछी होती है, आपने देखा होगा डैम की दीवारें सीधी नहीं रखते, ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं, उससे क्या होता है उस पर दीवारों पर जो है बल थोड़ा कम पड़ता है लिक्विड का, तो उसको कैसे निकाला जाए, तो आप उसके कई तरीके हैं निकालने के। जैसे मान लीजिएगा ये एक सरफेस है हमारे पास, ये एक पृष्ठ ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये देखो ध्यान से, ये वाला पृष्ठ हमने ले लिया जिसकी ये दूरी a है, ये a है, ठीक है। अब जब ये a है तो इसमें हमें क्या करना है, इस पे बल निकालना, तो बल निकालने के लिए तरीका, पहला तरीका फर्स्ट मेथड क्या बताया था भाई, F एवरेज, सॉरी F बराबर P एवरेज इंटू एरिया, ये हो जाएगा P एवरेज इंटू एरिया। अच्छा, P एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज प्रेशर। अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिक्विड के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या मान लूँ, 0 मान लूँ, यहाँ पे प्रेशर 0 है लिक्विड के कारण, यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा, तो रो जी एच 0 प्लस रो जी एच बाई 2, एरिया कितना A इंटू बी, एरिया कितना A इंटू बी। अब बहुत ध्यान से देखो, तो रो जी एच कितना आएगा, एच की वैल्यू है A साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया रो जी बी ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, तो रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 होता था, यहाँ पे स्क्वायर यानी कि जो तिरछी लंबाई है, जो तिरछी लंबाई उसका स्क्वायर, बस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, ये बल आ गया, टोटल निकल गया बल, कोई मुश्किल काम भी नहीं इसमें, है ना। दूसरा एक और तरीका आप इसमें लगा सकते हो, तो एक और तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने y पे जाके, ये मान लीजिएगा यहाँ पे y पे जाके एक एलिमेंट लिया dy, y पे जाके एक एलिमेंट लिया dy, तो बहुत ध्यान से देखो, तो इसकी ये गहराई कितनी होगी, क्या ये गहराई आपकी आ गई है y साइन थीटा, तो यहाँ पे जब हम फोर्स निकालेंगे dF, वो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना जाएगा P dy, ये प्रेशर, और प्रेशर कितना लिखेंगे रो जी वाई, y साइन थीटा, ये प्रेशर बी डी वाई, ये एरिया आ गया, है ना, और आप रो जी बी साइन थीटा वाई डी वाई इंटीग्रेशन कर देंगे डी एफ का भी, तो एफ नेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे फोर्स एक ही तरफ हैं। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा, y की लिमिट 0 से लेके a तक,
तो रो जी बी वाई स्क्वायर बाई टू मतलब ए स्क्वायर बाई टू साइन थीटा। तो ये फंडामेंटल तरीका है और आंसर वही आ रहा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक से करो, क्यों फालतू में इतनी इंटीग्रेशन के चक्कर में पड़े, है ना। कहो तो एक तरीका और बता देता हूँ इसी को निकालने का। एक और तरीका है जिसमें आप इसके जो बल के हैं, इस बल का एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक एफ एच और एक एफ वाई, ये एफ वी, दो कंपोनेंट को निकाल करके भी कर सकते हो। चलिए तीसरा मेथड कंपोनेंट से। तीसरा मेथड किससे? कंपोनेंट, अवयव से। तो उसमें क्या निकालेंगे? पहले हॉरिजॉन्टल का भी अवयव निकालेंगे, एफ एच। जब हम एफ निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, है ना। तो एफ एच कैसे निकालेंगे पहले तो वो देखते हैं। एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसा, तो जब इधर वाला फोर्स निकालेंगे तो इसमें ये वाला एरिया लेंगे लंबवत, तो ये वाला एरिया, तो ये वाले में क्या निकालना भाई? ये वाले में, तो इस डायरेक्शन में जब हम लेंगे लेंगे तो परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, और वो एरिया कौन सा आ जाएगा? ये तो एरिया तो कितना आ गया? ए बी। तो इधर एरिया का कंपोनेंट क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा, और इधर क्या बनेगा? ए बी कोस थीटा। ये एरिया बन गया, क्षेत्रफल, है ना। तो रियलिटी में आपको पता है कि ऊर्ध्वाधर दीवार पर जब लेते थे वर्टिकल, तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। अब एवरेज प्रेशर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा भाई? एवरेज प्रेशर रो जी जीरो प्लस, जब हम दीवार ऐसे ले रहे हैं तो दीवार कौन सी होगी? ए बी साइन थीटा वाले क्षेत्रफल की, क्योंकि ए बी तो क्षेत्रफल ऐसा हो गया तिरछा, और उसका अवयव इधर आ गया ए बी साइन थीटा, ये वाला क्षेत्रफल लेना। तो यहाँ पे प्रेशर जीरो, और इतनी गहराई पर, इतनी गहराई पे कौन है? इतनी गहराई पर ये एच है, एच को लिखेंगे ए साइन थीटा। तो जीरो रो जी ए साइन थीटा बाई टू इंटू एरिया, दैट इज ए बी साइन थीटा। तो क्या बना? रो जी बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू। ये केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया। वर्टिकल, अच्छा इसको मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है, वर्टिकल से निकाल दिया, मतलब एरिया से निकाल दिया, एवरेज प्रेशर से। वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहता है? वर्टिकल कंपोनेंट जो कि इसके इस वाले पृष्ठ पर बल लगा रहा। अब ध्यान दो, मैंने ऐसे किया था शुरुआत में ही कि इस वाले जो इसका जो नीचे की तरफ काम कर रहा था एम जी, तो एम जी लिखा था एफ बाई एरिया, जो कि एम जी बाई एरिया लिखा था, ये प्रेशर, ठीक, एम जी बाई एरिया, यानी कि एम जी को लिखा है अगर हम, तो प्रेशर इंटू एरिया। तो वास्तव में जो ये बल कैसा था? वर्टिकली तो था, और ये क्या है? एक तरह से वेट। ये जल का वेट है, पानी का वेट है, लिक्विड का वेट है। तो लिक्विड का वेट उसी सरफेस एरिया पर, ये कैसा अक्षैतिज एरिया है, अक्षैतिज एरिया पर इंटू एवरेज प्रेशर, उस पर प्रेशर की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहाँ पे अक्षैतिज एरिया इंटू वो प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताई, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एवरेज प्रेशर इंटू एरिया इंटू एरिया का अक्षैतिज अवयव, अक्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एरिया जीरो प्लस रो जी ए साइन थीटा, हाइट तो यही है ना उसकी, बाय टू, और ए बी कोस थीटा, ये अक्षैतिज अब एरिया आ गया। तो क्या बन गया? रो जी बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय टू, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये वेट ऑफ लिक्विड ऑन सरफेस, सरफेस पर जितना पानी है उसका लिक्विड का वेट है ये, जो कि नीचे की तरफ है ना। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब मुझे चाहिए इन दोनों का स्क्वायर रूट। जब दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, ध्यान दें, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रो जी बी ए स्क्वायर बाई टू, रो जी बी ए स्क्वायर बाई टू, इनका स्क्वायर रूट कॉमन लेकर के बाहर आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ रो जी बी ए स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक साइन स्क्वायर भी बाहर ले लो भाई, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, तो एक साइन स्क्वायर और बाहर ले लो। तो यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बचेगा एक, और यहां कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये क्या हो गया? 1। तो क्या बचा? रो जी बी ए स्क्वायर साइन थीटा बाई टू।
तो कुल बल ये आ गया, तो वही आया जो आना था। तो ये भी एक तरीका है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का तिरछे पर। तो लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, बट कभी कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से हमें ये फायदा होता है कि वर्टिकल से कंपोनेंट क्या होता है तिरछे पर वो वेट निकाल देता है उस पर लिक्विड का, तो लिक्विड का वेट निकालने में हमें काम आ जाएगा, है ना। चलिए, हमने फोर्स देख लिया था किसी तिरछे सरफेस पे अगर हमें बल निकालना है दबाव के कारण, तो हमने वो निकाल लिया। लेकिन अगर सरफेस तिरछा ना होकर के कर्व की फॉर्म में हो, वक्र की फॉर्म में हो, तो उस समय हम उस बल को कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई वक्रीय पृष्ठ है, यानी कि ना तो तिरछा है और ना ही हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ऐसा तिरछा है, ये अपना वक्र है, तो इस पे बल कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इस तरह के बल को निकालने के लिए भी हम जो है पिछले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन इसमें कंपोनेंट लेकर के हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, ये मान लीजिएगा यहाँ से इतनी ऊंचाई है, ये वाली, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये h है। मान लीजिएगा इस पृष्ठ की ये ऊंचाई कितनी है, h। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा dF फोर्स के प्रेशर रो जी h, ये तो एरिया प्रेशर हो गया, इनटू एरिया लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, ये एरिया फोर्स इस तरफ है, फोर्स कैसे लगेगा, इस पृष्ठ के लंबवत। फोर्स कैसे लगेगा, इस पृष्ठ के लंबवत। तो जब इस पृष्ठ के लंबवत ये डीएफ लगेगा, तो हमारे पास इसमें छोटा सा जो एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी ए, तो हमारे पास इसका छोटा सा फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो हमारे पास ये डीएफ आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई में टोटल फोर्स चाहिए, क्योंकि टोटल फोर्स क्या होगा, इसके हर पॉइंट में डायरेक्शन तो अलग अलग होगी। इस वाले पॉइंट पे लेंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्योंकि लंबवत डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको जोड़ने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हर पॉइंट पर, भाई मान लो मैंने इस पॉइंट पर लिया, अगर मैं इस पॉइंट पर लूंगा तो डायरेक्शन इस पर प्रोपेंडिकुलर इधर हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट हर पॉइंट पर अलग अलग बनेगी, स्पर्शरेखाएं अलग अलग बनेगी, जिस पर लंबवत बल की दिशा हर पॉइंट पर अलग अलग बैठेगी। तो हम क्या करें फिर, इसके लिए हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो हमें पहले तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा डीएफएच, और उस डीएफएच का मतलब होगा कि डीएफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिएगा थीटा, तो डीएफ कोस थीटा, डीएफ साइन थीटा, तो ये, और डीएफ साइन थीटा का मतलब हो गया रो जी एच साइन थीटा, डीएफ की वैल्यू रख दिए, इंटू डी ए, रो जी डी ए, ये तो डीएफ की वैल्यू होगी, इंटू साइन थीटा। तो इसको बहुत ध्यान से देखा जाए अगर, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, वो क्या होगा, डीएफएच का इंटीग्रेशन, वो तो सारे एक दिशा में होंगे हॉरिजॉन्टल वाले, तो है ना। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर बहुत ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या बन रहा है, ये प्रेशर है, और ये क्या है, ये वाला एरिया है जो वर्टिकल दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा का क्षेत्रफल, या फिर इसको बोल सकते हैं डी ए परपेंडिकुलर, इसके बल के परपेंडिकुलर जो क्षेत्रफल है, यानी कि ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन का, वर्टिकल दिशा का क्षेत्रफल। भाई अगर ये क्षेत्रफल हम बात कर रहे हैं इतने की, अगर इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, है ना। तो डी ए कोस थीटा, डी ए साइन थीटा, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया इसको कि भाई डी ए कोस थीटा, डी ए साइन थीटा, तो यानी कि बल ऐसा लग रहा होगा, तो क्षेत्रफल ऐसा है, तो बल इंटू डी ए साइन थीटा, ऐसा बन गया एक तरह से, ये शॉर्ट ट्रिक बन गई। तो बस आपको वर्टिकल उसी पॉइंट पे प्रेशर निकाल लो और उसके लंबवत वाला क्षेत्रफल देख लो, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज अवयव आ जाएगा। तो यानी कि अपने को रो जी एच डी ए साइन थीटा इससे निकाल सकते हैं। हालांकि कोई वो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक अपने को समझ में आई गई कि एवरेज प्रेशर निकाल लो। हम इसको लिख सकते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पी एवरेज इंटू एरिया का क्षेत्रफल का प्रोजेक्शन।
ए परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेन तो ये आ गया, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत ही कम चांसेस है कर सरफेस पर आए, क्योंकि सिंपल वर्टिकल सरफेस या फिर तिरछे सरफेस पे फोर्स पूछ सकता है। तो ये भी मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाई अच्छा अगर वक्र हो, जो कि जनरल केस है, हो सकता है तो वक्र भी हो सकता है ना, तो वक्र हो तो क्या करना है, तो वक्र होगा तो ऐसे कर लेना है। अच्छा वर्टिकल की बात करें तो एफ एच कैसे, एफ वी कैसे निकाल लेंगे, तो रो जी एच डी एफ कोस थीटा, यानी कि रो जी एच कोस थीटा इंटू डी ए। अब ये क्या बन रहा, ध्यान दो, ये तो डी ए कोस थीटा बन गया भाई, ये तो अपना आया डी एफ, लेकिन इंटू डी ए करना तो क्या बन गया, इतना ध्यान देखो, ये क्या बना, तो ये बन गया रो जी एच डी ए कोस थीटा। तो ये इसका अक्षैतिज वाली डायरेक्शन में, अक्षैतिज दिशा में क्षेत्रफल है ना, रो जी एच इंटू डी ए कोस थीटा। तो इससे आप निकाल सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रेशर इंटू ये वाला दिशा का एरिया, जब हमारे पास इसी गहराई का प्रेशर पता हो और ये वाला एरिया ले रहे हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया से करके क्या निकल जाएगा, लिक्विड का वेट। तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस, यानी कि कर्व सरफेस पे जो पानी का भार है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होता है। कभी कभी भारी पानी का भार की जरूरत पड़ती है, तो इससे भी निकाल सकते हैं कि पानी का भार कितना पड़ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट से निकल जाएगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल के निकालना है तो आप डायरेक्टर से निकाल सकते हैं कि आप प्रेशर इनटू एरिया कर दो, ठीक है, तब भी अपना काम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि भाई ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल निकाल लें तो एफ नेट कैसे निकल जाएगा, एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिंपल कंपोनेंट लगाने होते हैं। हालांकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कहीं कहीं इस तरह का सवाल मिल जाए तो ऐसा करना है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि गेट है, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल गेट, सिलिंड्रिकल गेट, दिस इज सिलिंड्रिकल गेट। ये सिलिंड्रिकल गेट इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है इसके अबाउट, ये है ना। इस सिलिंड्रिकल गेट है तो ये ऐसा है जैसे सिलेंडर होता है आधा, तो आधा सिलिंड्रिकल है, सेमी सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं, सेमी सिलिंड्रिकल, अर्ध सिलिंड्रिकल ये, है ना। तो अर्ध बेलनाकार है बेसिकली। तो इसकी जो लंबाई है वो एल दे रखी, तो यहाँ पे मैंने दिखा दी है लंबाई एल, बोर्ड के अंदर घुस रही है, ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ को एल दिखा दी। इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। तो आपसे पूछा क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट इस पर लगने वाले बलों का आघूर्ण कितना है, और बल का अक्षितिज अवयव पूछा है, अक्षितिज अवयव बताएं क्या होगा, है ना। तो अभी हमने जाना कि ये सरफेस कैसा है, क्या ये सरफेस वक्र सरफेस है, ये तो वक्र सरफेस है ना भाई। जब वक्र सरफेस है तो वक्र सरफेस के हिसाब से कंपोनेंट से कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्टेड एरिया एवरेज प्रेशर से भी कर सकते हैं। तो पहले एफ एच की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल। मैंने बताया कि इसमें एवरेज प्रेशर इनटू कितना एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड मतलब प्रक्षेप्य, उसका छाया, प्रक्षेप्य क्षेत्रफल, प्रक्षेप्य क्षेत्रफल, है ना। तो उसका जो प्रक्षेप्य क्षेत्रफल होगा वो निकालना है, वो कितना होगा। ध्यान दें पहले तो क्षेत्र एरिया, एरिया कहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, क्षेत्रफल ये कितनी हाइट होगी आर, ये कितनी होगी टोटल, दिस इज 3r। तो एक तो आर पे प्रेशर निकाल लेंगे, रो जी इंटू आर प्लस रो जी इंटू 3r डिवाइड बाई 2, दिस इज प्रेशर, एवरेज प्रेशर। अब क्षेत्रफल, सोचो इसकी लंबाई l है, जब इसका प्रोजेक्टेड देखेंगे तो क्या हमें इसका प्रोजेक्शन जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, एक ये वाला, और ये क्या होगी ये l, ये कितनी हो जाएगी 2r। तो l इंटू 2r एक आयत, एक रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा, तो दैट इज l इंटू 2r, ये इसका क्षेत्रफल दिखाई देगा। तो बस आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ना कंपोनेंट लेने की जरूरत, कंपोनेंट लेके भी करके करोगे तो यही आएगा, कंपोनेंट लेके करोगे तो भी यही आएगा। तो कितना जाएगा, 3 और 1 4, 4 रो जी आर बाई 2 इंटू 2r l, 2 से 2 कट गया, तो जी हमारे पास आ गया 4 रो जी आर स्क्वायर l, ये आ गया,
ठीक। अच्छा, ये क्षैतिज अवयव आ गया, हमने क्षैतिज पूछा, इसमें तो सवाल तो हो गया। टॉर्क की बात और कर लेते हैं, बड़ा गुण। अब ध्यान दें, जब भी किसी भी पॉइंट पर अगर बात करोगे तो बल कैसे लगेगा, डीएफ फोर्स कोई भी मान लो यहाँ पे ऐसे लगेगा, इस पॉइंट पर देखेंगे तो 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 ऐसे लगेगा। हर पॉइंट पे जो बल लगेगा वो इस पृष्ठ के लंबवत लगेगा, जो कि कहाँ से पास होगा, केंद्र से। केंद्र मतलब उसी एक्सिस से पास हो रहा है जिस एक्सिस के अबाउट सारे बल जो होंगे इस पृष्ठ पर तो ऐसे लगेंगे ना, गोलीय की तरह है, इस तरह से। तो ये इस तरह का जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये सारे के सारे बलों की जो क्रिया रेखा है वो इस अक्ष से जाएगी। तो कुल बल, जिसमें कि क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है, कुल बल, नेट बल जो होगा कहीं पर भी होगा तो नेट बल जो होगा इसी से पास होंगे। तो सारे बल का जो कंपोनेंट होगा, सारा बल रिजल्टेंट जो आएगा वो यहीं से पास होगा। तो इसी के अबाउट टॉर्क पूछा, तो यानी कि टॉर्क जो आएगा वो 0 आएगा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 बिकॉज all forces passes through C से पास होते हैं। तो जब एक उसी चीज के अबाउट ले रहे हैं टॉर्क, उसी से पास हो रहे सारे बल, तो उसका मतलब उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, नहीं घूमेगा नहीं है। कमाल की चीज है, अपने आप में बढ़िया है, तो घूम ही नहीं पाएगा, डायरेक्ट अपने आप नहीं घूमेगा जब तक कोई एक्स्ट्रा बाहर से टॉर्क ना लगाया जाए, ठीक है, कोई और फोर्स ना लगाया जाए इससे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर कंपोनेंट से करके दिखाओ, मैं कंपोनेंट से करके दिखा देता हूं, बट इतनी ज़्यादा क्योंकि पूछे नहीं जाते, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना जरूरी है। कंपोनेंट से कैसे सोचते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कैसे सोचना है इसको। देखिए, कंपोनेंट से करने के लिए ये अपने पास ये मान लीजिएगा, तो यहां से आर पे जाके ये अपना थीटा पे जाके डी थीटा, मान लीजिएगा थीटा ये है, तो दिस इज डी थीटा, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा, और ये कितनी ऊंचाई से है, आर से। तो यहां से हमने वाई दूरी पे एक एलिमेंट ले लिया जिसपे यहां फोर्स आएगा ऐसे, तो ऐसे फोर्स आएगा, तो बेटा ये थीटा है, ध्यान दें, तो ये कितना जाएगा, ऐसे लगेगा ना फोर्स, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो डी एफ कॉस थीटा डी एफ साइन थीटा, इधर कितना आएगा, डी एफ साइन थीटा। तो मुझे यही चाहिए, इधर डी एफ कॉस थीटा जाएगा, इधर डी एफ कॉस थीटा जाएगा। ऐसे ऐसे कितने अवयव आएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे अवयव आएंगे भाई, है ना। मान लीजिएगा यहाँ पर आ गया डी एफ, अगर आप इधर लेंगे यहाँ से ये एंगल, तो ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो इसका भी एक अवयव इधर, एक अवयव इधर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये जो अवयव आ रहे हैं क्षैतिज दिशा वाले, क्या ये सारे क्षैतिज वाले एक ही तरफ होंगे, यस। क्या उन सारे अवयवों को जोड़ देंगे तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा क्षैतिज दिशा का। अच्छा, ऊर्ध्वाधर दिशा के जो अवयव होंगे क्या ये कट जाएंगे, नहीं, नहीं कटेंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर गहराई अलग है तो दाब अलग, तो बल भी अलग। इसके आगे गहराई बढ़ गई तो दाब अलग, तो दाब अलग से मतलब यहाँ पे बल भी अलग होंगे। तो यहाँ पे नेट बल आएगा दिस और दिस का, यानी कि दिस माइनस दिस, ज्यादा दाब होगा, ज्यादा बल होगा यहाँ पे, तो दिस माइनस दिस कर लेंगे तो रिजल्टेंट बल जो आएगा वर्टिकल दिशा में वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी अवयव कटेगा नहीं, है ना। तो DF1 DF2, खैर वर्टिकल तो मुझे पूछा ही नहीं इसमें फिलहाल, लेकिन अगर मान लो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल तो हमारा दिशा में आएंगे सारे अवयव, तो उनको जोड़ देंगे। तो FH क्या बना, DF साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब DF क्या होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पे प्रेशर इंटू ये एरिया, प्रेशर कितना आ जाएगा, रो जी वाई। एरिया कितना आएगा भाई, यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, सोचो। जब मैं इसकी बात करूंगा तो जब यहाँ से एलिमेंट लेंगे तो जो एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट तो पूरा एक पट्टी होगी अंदर की तरफ ऐसे, ये आपकी पूरी की पूरी एक पट्टी होगी ऐसे एल लेंथ की, है ना। तो एल तो ये, और ये कितनी आर डी थीटा, तो ये आएगा डी ए। एरिया तो ऐसा बैठेगा ना, जो अंदर पट्टी बनेगी, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर की एक पूरी पट्टी होगी आर थीटा पे जाकर डी थीटा पे, तो वो तो लेंथ होगी एल, और आर डी थीटा की वाली होंगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ये साइन थीटा है, ठीक। अब ये तो थीटा में आ गया, ये वाई है, तो वाई को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रो जी एल आर साइन थीटा वाई साइन थीटा डी थीटा। अब वाई भी बदल रहा है हर पॉइंट पे और थीटा भी, तो वाई और थीटा में तो रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे, क्या मैं वाई को लिख सकता हूँ भाई, ये तो आर
प्लस इतनी लंबाई और जोड़नी, ये लंबाई कितनी होगी, क्या लंबाई r माइनस आर कोस थीटा होगी, आर कोस थीटा, यहाँ तक ये r, तो r प्लस r माइनस आर कोस थीटा, यानी कि 2r माइनस आर कोस थीटा, दिस इज y। थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है लेकिन इसलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2r माइनस आर कोस थीटा डी थीटा, और एक साइन थीटा भी है यहाँ पे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें इतने पे निकालना है हॉरिजॉन्टल, तो r से लेके 3r तक, r से लेके 3r तक, ये r से लेके 3r तक। तो अब देखो ध्यान से, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना, साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना, यानी कि आपको FH अगर निकालना है तो FH के लिए रो जी आर एल और 2r साइन थीटा माइनस r साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, r से 3r। सोचो r साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये बाई 2 में लिया हो तो इसकी जगह लिख सकता हूं, तो आप ले लेंगे 2r साइन थीटा माइनस r बाई 2 साइन 2 थीटा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, और इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी रो जी आर एल 2r साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस 2r कोस थीटा, ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा प्लस r बाई 2 साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और 2 से डिवाइड भी करेंगे नीचे, इस 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास इसकी लिमिट r से 3r नहीं, थीटा की फॉर्म में ले रहे हैं लिमिट, तो लिमिट को r से 3r ना लेकर के थीटा की फॉर्म में लेना पड़ेगा, सॉरी, लिमिट लेंगे थीटा की, थीटा कहाँ से लेके यहाँ तक लेना, तो 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, सॉरी 0 से पाई, क्योंकि थीटा की लिमिट तो थीटा की फॉर्म में लेनी ना इसकी, तो रख दो जो लिमिट वेरी सारी, r तो कॉमन ले लो, छोड़ो, तो रो जी आर स्क्वायर एल, तो जब यहाँ पाई रखेंगे तो -1 आएगा, तो 2 हो जाएगा प्लस का, पाई रखेंगे तो cos पाई -1, cos पाई -1 रखेंगे तो इसका मतलब -1 से प्लस हो जाएगा 2, और जब यहाँ पे रखेंगे cos 2 पाई कितना हो जाएगा 1, दैट विल बी 1/4, माइनस जब यहाँ 0 रखेंगे cos 0 1 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, जब यहाँ में 0 रखेंगे तो एक माइनस तो आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस के 1/4, तो लिमिट रखने पे तो कट गया, 2 और 2 4 आ गया, तो यानी कि कितना बचेगा 4 रो जी आर स्क्वायर एल। क्या यही आंसर आ रहा था पहले भी? यस। इसका मतलब कंपोनेंट कर लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मैंने सिर्फ करके दिखाया आपको कि अच्छा यार ऐसा कर सकते हैं कंपोनेंट, बट लेंथ हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए बस नॉलेज के लिए इसको रखें कि अच्छा अगर ऐसा केस आ जाए तो ऐसा सोचना है। क्लियर? चलिए हम दाब की गणना कर रहे हैं, बहुत देर से हमने दाब को बहुत डिटेल में जान लिया है, और इसके कुछ केसेस पढ़ते हैं, दाब को कैसे निकालते हैं। अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड चल रहा है, पानी नहीं बह रहा, लिक्विड नहीं बह रहा, लिक्विड नहीं बह रहा, यानी कि अब हम भी कौन सा पढ़ रहे हैं, द्रव स्थिति ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कंटेनर चल रहा है, सिर्फ पानी या लिक्विड नहीं चल रहा है, ठीक, तो अभी भी हाइड्रोस्टैटिक्स ही है। कभी सोचे कि यार इसमें तो प्रेशर फ्लूइड इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नहीं, प्रेशर ड्यू टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्लूइड नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसकी हो रही है, जब आपका फ्लूइड जो है किसी कंटेनर में है, जब किसी बर्तन में है। तो सिंपल से केस लेते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूं कि भी मान लो, पहला केस ही लिया कि मान लीजिएगा आपको पता है कि भाई कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो इस पॉइंट पे प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे, मान लो इस पॉइंट को ए मान लिया या बी मान लो, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे, रो जी एच, ये हाइट कितनी ले लो एच, ये तो लिखोगे, बाहर से पी नोट ले लो, बाहर से पी नोट ले लिया, रो जी एच आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं केवल लिक्विड के बारे से पूछूं कि लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर है,
वो कितना लिखोगे, रो जी एच, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये तो लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये जो है एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा, तो उसमें नीचे की तरफ पूरे में जी नीचे की तरफ था, तो क्या अब एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाने पर सूडो फोर्स लगेगा? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सूडो की वजह से? भाई पहले तो एम जी था, अब एम में भी तो आ जाएगा ना नीचे इधर। तो अब हमारे पास अब ये जो प्रेशर आएगा ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड, वो कितना आ जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, तो लिक्विड के कारण ये इतना आ जाएगा, तो रो जी प्लस ए इंटू एच, दिस इज व्हाट जी इफेक्टिव। प्रभावी जी जो हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ गया, दाब बढ़ गया, पी की वैल्यू बढ़ गई एट पॉइंट बी। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल सेम इसका उल्टा सोच सकते हैं, यस, कि भाई अगर प्रेशर वापस निकालना है इसी पॉइंट पर, केस सेकंड, और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो कितना आएगा पी बी रो जी माइनस ए, क्योंकि अब एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा लेकिन सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। तो एम जी माइनस ए इंटू एच, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सोचो अगर इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू इफ ए इक्वल टू जी हो जाए, यानी कि कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ए बराबर जी से फ्री फॉल, उसको हवा में गिरा दें और पूछे बताओ यहाँ दाब कितना है, तो दाब ड्यू टू लिक्विड पी बी ड्यू टू लिक्विड, कितना बोलेंगे लिक्विड के कारण, रो जी माइनस जी एच, जीरो आ जाएगा, लिक्विड के कारण जीरो। लेकिन अगर बाहर पी नोट कंसिडर करें तो पी नोट भी उड़ जाएगा, बाहर पी नोट कंसिडर करें तो यहाँ पे पी नोट भी उड़ जाएगा। तो वास्तव में यहाँ प्रेशर कितना बन जाएगा, पी नोट बन जाएगा, लेकिन लिक्विड के कारण जीरो है, लिक्विड के कारण जीरो है, बट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही फील होगा अगर जी से कोई चीज गिर रही हो। और सोचो अगर मैं इसको ऐसे कंटेनर में बंद करके जो है ए ग्रेटर देन जी से भी कर दूं, तो ये तो प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि पानी ऊपर उठ जाएगा, ऐसे जाने लगेगा, ऊपर ऊपर उठने लगेगा। ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है और ए ग्रेटर देन जी है, तो पानी ऊपर उठने लगेगा ये, तो प्रेशर तो यहाँ पे बचेगा कितना, पी नोट ही बचेगा। अब तो यहाँ तो पी नोट ही बचेगा, लेकिन ऊपर उठ जाएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा नहीं प्रेशर, तो ये ऊपर उठने लगेगा। ओके, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिएगा आपको एक ब्लॉक है एम, एक बाल्टी और उसमें पानी भरा हुआ है जिसका मिलाकर के कुल मास हो गया 2m। तो आपसे पूछा है कि इसके बी पॉइंट पर, यानी किसी की तली पर, इसके बेस पर प्रेशर कितना होगा, पी बी कितना होगा, बेस पर प्रेशर बी पर कितना होगा। तो प्रेशर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन चाहिए, और मुझे पता है कि ये मास ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? यस। क्या मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना आता है? ये टेंशन होती है इसमें टी, और बेटे ऐसा मान लीजिएगा एक्सेलरेशन ए है तो यहाँ पर भी ए, आपको पता ही है कि भाई इक्वेशन ऐसे बनाते हैं 2mg माइनस टी बराबर 2m में, और t माइनस mg बराबर m में। इसकी इक्वेशन बना दी और ये कट जाएगा, तो 2mg माइनस mg कितना बचेगा, mg, और ये कितना बचेगा 3m में। तो यहाँ से a बराबर आ गया g/3, a बराबर g/3, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हालांकि, तो a की वैल्यू g/3 आ गई। अब मुझे प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पे, तो प्रेशर क्या होगा b पर प्रेशर, भाई b पर प्रेशर हो जाएगा तो p नोट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा p नोट, तो b पे प्रेशर पूछा हुआ है p नोट प्लस इसके कारण रो g इफेक्टिव। अब चूंकि कैसा आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा है तो क्या होगा माइनस, नीचे आ रहा तो माइनस a h, तो यानी कि p नोट प्लस रो g माइनस g/3 इंटू एच, p नोट प्लस 3 में से 2 गए 2 रो g h/3, दिस इज द आंसर। बी पे प्रेशर p नोट प्लस 2 रो g h/3 आ जाएगा। अगर केवल लिक्विड के कारण पूछे तो लिक्विड के कारण ये है। ओके, चलिए अगर
हमने भी देखा कि अगर हमारे पास जो पानी से भरे हुए कंटेनर है, ये तो ऊपर जा रहे या नीचे जा रहे हैं एक्सेलरेशन से, तो उनके तली पर दाब का जो वैल्यू होती है निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कंटेनर क्षैतिज दिशा में जा रहा हो, है ना, या किसी भी दिशा में जा रहा हो, तो उसके हिसाब से अगर दाब निकालना तो पहले हम ले लेते हैं क्षैतिज दिशा में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में जा रहा है, तो होता क्या है, उसकी शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके हर पार्टिकल पर जब एक्सेलरेटेड मोशन उधर होगी तो उस पर शूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जिससे कि सारे के सारे बल के पानी के कण पीछे की तरफ भागना चाहेंगे और पानी की शेप ये हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पर एक पर्टिकुलर शेप होगी, एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पर एक पर्टिकुलर शेप होगी। तो हमें इस केस में ये सारे के सारे जो पॉइंट होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही प्रेशर पर होंगे। अभी भी सब पे प्रेशर P नोट होगा ऊपर से। तो ये जो तिरछी लाइनें होंगी इसके अंदर सी, इस तिरछी लाइन पर जो दाब होगा, इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर दाब समान होगा। हमने ये पढ़ा था कि एक ही तल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमने जो पढ़ा था, ये हमने तब पढ़ा था जब हमारे पास रेस्ट पर था वो, लेकिन लिक्विड तो रेस्ट पर ही है अभी भी, बट कंटेनर चल रहा है। कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर देखो तो रेस्ट पर ही है ना। तो पानी बह नहीं रहा है, पानी बहना हाइड्रोडायनेमिक्स है, पानी बहना हाइड्रोडायनेमिक्स है ना। और पानी कंटेनर के साथ चल रहा है, वो अभी भी द्रवस्थैतिकी में ही है ना। पानी अभी भी रेस्ट पे, अगर बर्तन के कंपेयर में देखेंगे तो इसके हर बिंदु का दाब अब यहाँ 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 समान हो गया, इसलिए ये इधर से इधर अब ये कहीं पे भी नहीं मूव करेगा, क्योंकि स्टैटिक है, कंडीशन है। तो ये पॉइंट ये है कि इसका दाब, इसका दाब, इसका दाब, इसका दाब, इसका दाब समान बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो क्षैतिज दिशा में नहीं है बेटे, एक्सेलरेटेड के कारण ऐसा हो गया, तभी तो ऐसे इस शेप में रुका रह जाएगा। इस शेप में रुकने का मतलब इधर पर इस बल कोई और दाब नहीं, इधर भी कोई दाब नहीं, दाब बराबर है। दाब एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम, तो बहने लगेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमें इसमें दाब की गणना भी करनी है इसके अंदर किसी बिंदु पर, और इस थीटा के बारे में जानना है, क्योंकि थीटा क्या बताता है कि शेप कैसी हो जाएगी। ऐसी शेप हो जाएगी तो किस तरीके से, कितना एंगल पर बनेगी। तो देखो ध्यान से, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं इस थीटा के बारे में भी। मान लो मैं इसके अंदर एक पानी का छोटा सा एक बेलन लूं। क्या लिया? एक पानी का छोटा सा बेलन, जिसका एरिया A है, इसकी ये ऊंचाई h2 है और ये ऊंचाई h1 है, ये लेंथ L है, ठीक है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, और ये क्या होगी? h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। इसका ये क्षेत्रफल मान लो A है, क्षेत्रफल A है। तो अगर पानी रेस्ट पर है, हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन में है, तो उस केस में इधर से एक बल लग रहा होगा, इसे मान लीजिएगा F2, इधर से एक बल लग रहा होगा इस पे, इसे मान लीजिएगा F1। लेकिन पूरा का पूरा कंटेनर कितने त्वरण से चल रहा? A से चल रहा। तो इस वाले जितने हिस्से के जो पानी का जो सिलेंडर है, ये पानी का सिलेंडर मान लो, लिक्विड सिलेंडर, ये तो है। तो यहां पानी लिक्विड के रेस्पेक्ट में तो ही रेस्ट पर है, लेकिन अगर मैं खड़ा होकर देखूंगा तो कंटेनर तो जा रहा है ए त्वरण से, इसके हर बिंदु का त्वरण A है, तो इस सिलेंडर का त्वरण भी A होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? क्या मैं ये लिखूंगा? मैं इसमें एक मेथड, इसको मैं दो मेथड से बता दूंगा इस पॉइंट को। फर्स्ट मेथड लिख लेता हूं, क्या F2 माइनस F1 बराबर M में लिख सकता हूं? यस। तो F2 को लिख सकता हूं कितना? P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। मास को क्या लिखता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? A इंटू एल इंटू ए। तो P2 की वैल्यू क्या होगी? रो जी H2 माइनस रो जी H1 इंटू ए बराबर रो ए एल ए। ए से छम्मा छम्मा हो गया, तो H2 माइनस H1 बराबर रो से रो भी उड़ा दो, है ना। तो कितना बच गया? डिवाइड में L लिया हो तो A बचा, G को इधर लिया हो, ये आ गया। तो रियलिटी में अगर ध्यान से देखो तो H2 माइनस H1 और ये L है, तो क्या टेन थीटा क्या बनेगा? H2 माइनस H1 बाई L, है ना, लंबटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या बन गया बेटे? दिस बिकम्स टेन थीटा। तो ये रिलेशन बड़े काम का है, ये रिलेशन बड़े काम का है। कौन सा? टेन थीटा बराबर A बाई जी। तो ये हमें शेप बताता है कि कितनी शेप पर क्या हो जाएगा। सोचो A की वैल्यू G हो जाए तो एंगल 45 डिग्री पर हो जाएगा उसका, है ना। और जितने ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एंगल होगा, जितना कम एक्सेलरेशन उतना कम एंगल, और अगर एक्सेलरेशन 0 तो ये एंगल बनेगा ही नहीं, थीटा 0 हो जाएगा। तो ये शेप बताता है कि किस शेप में रहेगा, ओके। और जिधर भी जाएंगे उसका अपोजिट डायरेक्शन में ही आप इसको ऊपर उठा देंगे। क्लियर? ये तो हमारे बात पास आ गई एक बात। तो सेकंड मेथड से भी सोच सकते हैं, एक और मेथड से बताता हूँ।
एक और मेथड से ये कि भी मान लो मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है, जिसका मास कितना ले लूंगा मैं, dm, इसका मास ले लूंगा dm। तो क्या हो रहा है, इस पर एक शूडो फोर्स लगेगा, इधर मैं इसको शूडो फोर्स लगा देता हूँ, इधर क्या इसका पार्ट लगेगा dm इंटू ए, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, dm इंटू जी, है ना। लेकिन चूंकि पानी रेस्ट पर है और इसका हर बिंदु का दाब समान है, तो इसका मतलब ना तो इधर जा रहा बिंदु ना इधर जा रहा, तो इसका मतलब इससे बल संतुलित है इस दिशा में। तो इस दिशा में इसका अवयव कितना आ गया, dm a cos थीटा। और इसकी बात करूं अगर तो ये कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये थीटा माइनस ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो dmg cos थीटा इधर आ जाता है dmg sin थीटा। क्या इन दोनों फोर्स बराबर होंगे, यस, है ना। स्टैटिक कंडीशन में, हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो क्या होगा dmg sin थीटा बराबर dma cos थीटा। तो dm से कट गया और tan थीटा बराबर आ गया a/g। तो एक तरीका अपना मैकेनिक्स का लगा दिया ये वाला, है ना, सिंपल मेथड लगा दिया अपने फ्लूइड के हिसाब से, सोचा ये सिंपल मैकेनिक्स लगा दी, क्योंकि हमें पता है इसका हर बिंदु अपने आप में रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो हर बिंदु पर फोर्स भी शून्य है, और यानी कि हर बिंदु पर जो दाब है वो बराबर है, दाब अंतर नहीं है। दाब अंतर के कारण अगर बहने लगे तो होता है हाइड्रोडायनेमिक्स, बहता हुआ पानी। तो ये बहता हुआ पानी नहीं है, हाइड्रोडायनेमिक्स में नहीं डायना इसको, ये हाइड्रोस्टैटिक्स ही है, द्रव स्थितिकी ही है ना, द्रव गति की नहीं है ये। ओके, इस बात को बहुत ध्यान से समझे कि भाई ये हाइड्रोस्टैटिक्स ही है, ऐसा मत समझना कि भाई एक्सेलरेटेड आ रहा, मैंने यहाँ लिख दिया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है। त्वरित द्रव में दाब, त्वरित द्रव का मतलब है, त्वरित द्रव किसमें है, बर्तन में, त्वरित बर्तन, त्वरित बर्तन ही लिख लो, बर्तन के द्रव में दाब, ऐसा मान लो, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो दो मेथड से मैंने आपको इसको निकाल के दिखाया। इसको निकालने का कारण क्या है, थीटा को हम थीटा से ये पता कर लेंगे कि भाई हमारे पास कितना, किस शेप में कितना एंगल पर ये ऐसा मुड़ेगा, कब हमारा पानी जो है कितने एक्सेलरेशन चलेगी, पानी बाहर ना निकलने, क्योंकि बाहर भी तो निकल सकता है। सोचो एंगल ज्यादा हो जाएगा तो बाहर भी निकलने लगेगा, तो इसकी कैलकुलेशन से पता लगेगा कितने त्वरण से चलाएं कि बाहर भी ना निकले, है ना। चलिए, इस केस में हमने ये देखा कि एक्सेलरेटेड मोशन में इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब एक्सेलरेटेड मोशन में इसकी शेप ऐसे होगी तो किसी बिंदु पर दाब क्या होगा, पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हर बिंदु पर दाब समान होगा। ऐसे कोई भी लाइन होगी इसके पैरेलल, उसके हर बिंदु पर दाब समान होगा, उनको बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइन, उसकी बात करेंगे अभी। लेकिन मान लो इसके अंदर कोई बिंदु ले लिया, मान लो मैंने ये बिंदु लिया, बी बिंदु लिया, इस पर दाब पूछा, तो इसकी जो गहराई है मान लीजिएगा वो h है, और यहां से जो दूरी है ये मान लो l है, ठीक। तो इस पर दाब पूछा हुआ है। तो ध्यान दें, हमें ये पता है कि भाई हमारे पास अगर मान लीजिएगा ये कंटेनर था, इसके इस किसी भी बिंदु पे मान लो इस बिंदु पे प्रेशर निकालना है जिसकी गहराई h है, तो ध्यान दें इसमें जो एक्सेलरेशन था वो भी g था, इसी डायरेक्शन में, h की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, यानी कि सरफेस के लंबवत एक्सेलरेशन, सरफेस के लंबवत ऊंचाई, है ना। तो P बराबर क्या लिखते थे आप, रो जी एच थी, रो जी एच थी। तो अगर मुझे इस पे दाब लिखना है ना इस केस में, तो इसका सरफेस ये है, इस बिंदु से इसकी लंबवत दूरी, कैसी दूरी, लंबवत, मान लीजिएगा h डैश है, तो ये लेंगे। लेकिन इसी डायरेक्शन में G इफेक्टिव वो कितना हो जाएगा, वो देखो कितना होगा भाई, इस तरफ कौन सा होगा, A, इधर कौन होगा, ये तो थीटा हो गया, और इधर कौन हो गया, G, इधर कौन हो गया, A। तो G नेट कितना हो जाएगा, G इफेक्टिव कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, A स्क्वायर और G स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो G इफेक्टिव आ जाएगा। तो यहां पर अगर मुझे प्रेशर लिखना ना B पर, तो कई तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, पहले तो हम लिखेंगे B पे प्रेशर P नोट प्लस, P नोट तो रहेगा ही, रो G इफेक्टिव और लंबवत ऊंचाई H डैश, जिसको मैं लिख सकता हूं P नोट प्लस रो H डैश, G इफेक्टिव को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। तो अगर मुझे डायरेक्ट ये ऊंचाई पता है तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, पहली बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। जैसे मैंने लंबवत ऊंचाई ये सब ले ली थी, उसी तरीके से मैंने लंबवत और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में ऊंचाई है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बहुत कॉमन सेंस से सोचूं, भाई इससे h गहराई पर है बिंदु, तो इससे h गहराई पर है तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ PB को, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है P0 प्लस रो जी H, P0 प्लस रो जी H लिख सकता हूँ क्या नहीं? यस लिख सकते हैं भाई, तो डायरेक्ट आ जाएगा ना P0 प्लस रो जी H गहराई पर आ गया। क्लियर? P0 प्लस रो जी H, तो P0 प्लस रो जी H। अगर बहुत ध्यान से देखो आप इसको, तो ये एंगल तो थीटा था, ये एंगल भी थीटा आ गया, ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा आ गया, तो ये आ गया थीटा, तो ये देखो 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज, तो H कोस थीटा, ध्यान दें H कोस थीटा बराबर H डैश है ना, और ध्यान दें L कोस और L साइन थीटा बराबर भी H डैश है कि नहीं? L साइन थीटा भी बराबर H डैश है, और ये भी पता है हमें कि भाई tan थीटा बराबर A बाई G है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये A है ये G है तो ये अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर A थीटा है। तो क्या आप यहां से कोस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण G बटे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, और क्या आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं? यस, तो साइन थीटा बराबर A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं दाब को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। देखो ये इससे ये भी आ जाएगा या इससे ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसा आ जाएगा, अगर मैं H की बात करूं, H की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? H डैश अपॉन कोस थीटा, H की जगह ऐसे लिख सकता हूं। आपको ये तो कंफर्म है, ये तो पता है, होता ही है। अगर मैं सोच रहा हूं कि भाई ये कैसे है, इसको डायरेक्ट ना लिख कर कैसे लिखूं? H डैश अपॉन कोस थीटा, H की जगह वहां से देखो, तो H डैश कोस थीटा की वैल्यू क्या है? ये है ना P0 प्लस रो जी, क्या लिखेंगे कोस थीटा की वैल्यू? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर डिवाइड बाय इंटू H डैश बाई G, G से G कट गया, P0 प्लस रो H डैश अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। तो मैंने ये बात आपको वेरीफाई की, अच्छा यार, यानी कि ये आपका और ये आपका सेम ही तो है, इसलिए ये आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दोनों के दोनों आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चाहे तो आप P0 प्लस रो H डैश अंडर रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर लिख लो, चाहे P0 प्लस रो जी H। P0 प्लस रो जी H में तो कोई टेंशन ही नहीं है, इतनी गहराई पे प्रेशर निकालना, रो जी H लिख दो, किसी भी सरफेस से जितनी गहराई पे जाएंगे उतनी गहराई पे P बराबर रो जी H तो लिख ही देंगे, तो ये तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे बड़ा तो आसान तो यही है, लेकिन कभी कभी ये ना दे करके ये दे दे तो ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक। यानी कि मेरे को इसका आंसर दो तरीके से लिख सकता हूँ, ये और ये एक ही बात है, मैंने आपको प्रूफ करा, अच्छा यार ये और ये एक ही चीज आ रही, देखो इसी को एक तरीका और से लिख सकते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे, H डैश बराबर क्या है? L को L साइन थीटा है, हाँ देखो P0 प्लस रो H डैश अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, रो H डैश की जगह क्या लिख सकता हूं? L साइन थीटा, P0 प्लस रो L साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, यानी कि P0 प्लस रो AL। एक आंसर ये भी लिख सकते हैं भाई, बहुत प्यारा आंसर है, रो AL, यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर, ये एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन की लेंथ, इसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ले लिया। सोचो इस डायरेक्शन की लेंथ ले ली, गहराई, और एक्सेलरेशन भी ले लिया, इस पॉइंट से इसकी गहराई L ले ली और इसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ले लिया, बस P0 प्लस रो L। तो ये भी एक ही चीज है, यानी कि मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं इसको समराइज करूं, ध्यान दे मैंने यहाँ पे क्या करा था, पहले मैं दोबारा से बता देता हूं, PB बराबर P0 प्लस रो H डैश अंडर रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। ये होता है क्योंकि बिल्कुल उसी लंबवत ऊंचाई ले ली, लंबवत ही एक्सेलरेशन ले लिया सरफेस के, ठीक।
या फिर उसी बिंदु की गहराई देख लेंगे रो जी एच, उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी, उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी, उस डायरेक्शन की गहराई एच। ठीक, पी नोट प्लस रो जी एच डैश अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं एच को। कोस थीटा नीचे है तो कोस थीटा की वैल्यू है ये, जब इसको यहां रखेंगे तो यहां रखने पर ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाने पर ये जी से जी कट गया, ये आ गया, तो देखो वही आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये और ये एक ही बात है। लेकिन एक तरीका और है, चूंकि ए पता है मुझे, तो एच डैश को मैं एल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं अगर मुझे ये दूरी दे रखी होगी यहां से यहां तक की। अगर ये एल पता होगा तो ये एल की फॉर्म में मैं एच डैश को एल साइन थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा को ए अपॉन दिस लिख दूंगा, इससे कटेगा तो रो एल। अब मैं आपको समराइज करता हूं कि भाई क्या तरीका है एक्सेलरेटेड केस में दाब लिखने का। तो एक तो हमने क्या पढ़ा, पी बी बराबर पी नोट प्लस रो जी एच। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पी बी बराबर पी नोट प्लस रो ए एल, ये और ये एक ही बात है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, पी बी बराबर पी नोट प्लस रो एच डैश अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये तीनों तरीके से आप बी पे प्रेशर लिख सकते हो, तीनों तरीके से एक्सेलरेटेड केस में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, देखो जिस तरफ एच है उसी तरफ जी है, तो जी और एच। जिस तरफ ए है, ए भी ऐसे एल भी ऐसे, यस। जिस तरफ एच है डैश है उसी तरफ जी डैश है या जी इफेक्टिव है, तो ऐसे रख सकते हैं, उसी तरफ का एच, उसी तरफ का एल, उसी तरफ का जी एक्सेलरेशन, है ना। तो इस तरीके से हमें दाब लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये दाब हमारे काम आते हैं। ओके, अब इसी में एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि भाई हमने क्या बात की कि इसके हर बिंदु पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पी नोट, यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट, यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट, यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट, हर पॉइंट का प्रेशर सेम है। दाब अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दाब अलग होगा तो बहने लगेगा प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो इसके समानांतर जितनी भी लाइनें होंगी, ये मान लो मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे दाब P1 है, तो इस पॉइंट पे भी दाब P1 ही माना जाएगा। हर बिंदु का दाब इस लाइन पे सेम होगा। इस बार अक्षैतिज लेवल पे समान नहीं है, इस बार अक्षैतिज लेवल पे समान दाब नहीं है। अक्षैतिज लेवल का दाब तो हर बिंदु पर अलग अलग होगा इस बार। क्यों? क्योंकि अक्षैतिज लाइन की जगह ये लाइनें ऐसी हो गई अब, ठीक है। तो ये मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे दाब P2 है, P2 है, P2 है, तो यस ये सब समान है, लेकिन इनसे अलग है सब। तो इनको लाइनों को बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइन, इक्वी प्रेशर लाइन, समदाबी, समदाबीय रेखाएं, समदाबीय रेखाएं हैं, एक ही दाब की रेखाएं, लेकिन ये सीधी नहीं है। तो इसके हर बिंदु का दाब समान मानेंगे आप। जो यहाँ पर ए पॉइंट ले लेंगे यहाँ बी पर, तो आप कहेंगे कि पी ए बराबर पी बी। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैं इस लाइन पर देखूं, इस पर जो दाब है इसको मान लो, ये दाब मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा आपका x है, ये y है, तो px बराबर py नहीं कह सकते, px बराबर py नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि इस बार इस बिंदु का दाब मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, इस लेंथ के हिसाब से लिखूंगा, और यहाँ से L2 के हिसाब से लिखूंगा। तो इस पर दाब क्या लिखूंगा? अगर मैं px की बात करूँ तो px लिखूंगा p नोट प्लस रो, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन की लेंथ L1 प्लस L2, और y की बात करूं तो p नोट प्लस रो a L1। तो दाब तो अलग अलग हो गए एक ही लाइन में होने के कारण, क्योंकि हमने देखा कि भी ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। जब हमें ये लेंथ पता होंगी, ऊपर से पता होंगी तो ये लगा देंगे, है ना। तो इन दोनों से काम चल जाएगा हमारा, इन दोनों फॉर्मूले से ही दाब लिखने में काम चल जाएगा। तो px इज नॉट इक्वल टू py बट pa इक्वल टू pb। तो इक्वी प्रेशर लाइनों पर दाब समान होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और ये दाब लिखने का तरीका भी सीखें। चलिए, अगर मान लीजिएगा कोई कंटेनर x और y दोनों में मूव कर रहा है, यानी कि ना तो ऐसे जा रहा ना ऐसे जा रहा, बल्कि ऐसे जा रहा तिरछा, तो उसमें x डायरेक्शन का त्वरण भी है और y डायरेक्शन का त्वरण भी है। तो उस केस में आप इसमें जो थीटा है कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दें, tan थीटा बराबर, पहले क्या था? पहले था a बाई जी, पहले क्या था? a बाई जी। एक्चुअल में a तो था x डायरेक्शन का त्वरण और g क्या था? y डायरेक्शन का त्वरण। तो x डायरेक्शन में तो अभी भी वही त्वरण है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ है a y, तो क्या इफेक्टिव नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? a g प्लस a y, ये हो जाएगा शूडो फोर्स के कारण। और अगर नीचे आ रहा होगा ये,
अगर ये नीचे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा ऐसे, तो माइनस कर ले लेंगे इसको, है ना भाई। मान लीजिएगा ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, तो ये y नीचे हो जाएगा, है ना, ax इधर हो जाएगा। इस केस में tan थीटा को क्या लिखेंगे, इस केस में ax अपॉन g माइनस ay लिख देंगे। ठीक, एक्सेलरेटेड तो अभी भी है, एक्सेलरेटेड तो अभी भी है, क्लियर। तो अपने पास ये थीटा निकल जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप तुरंत को लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे जो काम आने वाले हैं सिंपल केस ही आते हैं, क्षैतिज दिशा में या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।